प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, ये आपने जो ऐप पर एक टेस्ट दिया था, ये माइनर टेस्ट 12 नंबर था। और ये जो टेस्ट है उसमें आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल जिसमें हमने इसका बिंदु रखा था काव्य का विकास और विशेष करके छायावाद और इसके रचनाकार जो हैं, ये अपना टॉपिक था। मित्रों, ये जो प्रश्न पत्र है इसमें 60 प्रश्न आपको समाधान उनका कराने वाला हूं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इसके माध्यम से निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि सेकंड ग्रेड में 3 से 4 प्रश्न आप लोग यहां से देखोगे। और इसका कारण यह है, देखिए यहां पर ये जो आज जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मित्रों, यहां पर देखिए छायावाद जो है ये तो मुख्य है ही है। और जैसा कि हम जानते हैं छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ है, छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ है और वो कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये 4 जो आधार स्तंभ है, इन 4 आधार स्तंभों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। और एक नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर कृष्णदेव झारी। डॉक्टर कृष्णदेव झारी जो हैं वो छायावाद के 4 आधार स्तंभ मानते हैं, डॉक्टर कृष्णदेव झारी। और साथियों, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जैसा कि ये प्रश्न बहुत बार आता है, जयशंकर प्रसाद जो हैं वो छायावाद के प्रवर्तक है। सार्वभौम दृष्टि से यदि हम बात करें तो सार्वभौम दृष्टि से ये प्रवर्तक है, सार्वभौम दृष्टि से छायावाद के प्रवर्तक है। और छायावाद को जैसा कि हम जानते हैं, कुछ लोग रहस्यवाद कहते हैं, कुछ लोग रोमांटिसिज्म कहते हैं और कुछ लोग स्वच्छंदतावाद कहते हैं। किसने क्या नाम दिया इस काव्यधारा को, इसके बारे में हमने विस्तार से जब मैंने आपको पढ़ाया तब उसमें ये सारा सामग्री जो है मैंने आपको बताई थी। साथियों, सार्वभौम दृष्टि से मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो छायावाद के जो प्रवर्तक के रूप में जो नाम लेते हैं वो मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त का लेते हैं। और प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा जो है वो कहते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो छायावाद के वास्तविक प्रवर्तक हैं। जबकि नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं वो एक अलग ही नाम लेते हैं और वो कहते हैं सुमित्रानंदन पंत जो है वो छायावाद के प्रवर्तक है। इलाचंद जोशी और गणपति चंद्र गुप्त जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, और उनके मत में छायावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो जयशंकर प्रसाद है। ध्यान आपको यह रखना है कि जब आपको किसी आलोचक का नाम देकर के यदि पूछे कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तो मैंने जैसा अभी 4 नाम लिए वो आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन यदि आपसे सार्वभौम दृष्टि से पूछे कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। और जयशंकर प्रसाद जो हैं वो ब्रह्मा के रूप में क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा जो है सभी विद्याओं की उत्पत्ति का स्थल है। छायावाद को यदि हम पूरा संसार मान लें तो जयशंकर प्रसाद उसके प्रवर्तक होने के नाते उनको ब्रह्मा हमें कहना चाहिए। और पंत जो हैं उनको हम विष्णु कहते हैं, अर्थात ये इसका पालन पोषण करते हैं। कैसे पालन पोषण करते हैं? सुकुमार भावों के कवि, स्पंदन और संवेदनशील हृदय के कवि और प्रकृति के कोमल कांत कवि के रूप में पंत जो है सुशोभित होते हैं छायावाद के इस काल में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं उसको हम लोग जो है महेश, और महेश का अर्थ शिव भी है, और कुछ जो है कई बार ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना ये रुद्र है। महादेवी वर्मा जो हैं वो इस काल की, ये आपको ध्यान रखना है कि महादेवी वर्मा को शक्ति के रूप में स्थापित किया गया है, लेकिन इसको दुर्गा नाम भी दिया गया है। ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ है। इन 4 आधार स्तंभों के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि छायावाद के जब हम आगे प्रवृत्तिगत विशेषताओं को लेकर के एक प्रश्न में बात करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि छायावाद की एक मुख्य विशेषता प्रकृति चित्रण भी था, नारी का सम्मान भी था, राष्ट्रीयता भी थी, ये सारी विशेषताएं थी, रहस्यवाद भी था।
लेकिन उसके साथ साथ प्रतीकात्मक भाषा शैली का प्रयोग भी छायावाद की, कल्पना प्रधान छायावाद की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। लेकिन इसके साथ में एक बहुत बड़ी विशेषता इस आधुनिक कालखंड में हमें देखने को मिलती है, और वो साथियों छायावाद में एक दार्शनिकता है। दार्शनिकता क्यों है? क्योंकि ये जो चार लोग हैं जिसको हम प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा कहते हैं, यहां पर ये जो है जयशंकर प्रसाद का जो दर्शन है वो मैंने आपको कई बार बताया। जब कामायनी मैंने पढ़ाई थी तब मैंने कहा कि प्रतिभिज्ञा दर्शन जो है, ये प्रतिभिज्ञा दर्शन क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। मैं आपको केवल विषय से जोड़ना मेरा उद्देश्य है। तो प्रतिभिज्ञा दर्शन, जिसे हम शैव दर्शन, कश्मीरी दर्शन, या फिर जो है जिसको हम आनंदवाद या समरसतावाद नाम से जानते हैं, वो प्रतिभिज्ञा दर्शन से संबंधित है। सुमित्रानंदन पंत जो है, इनका मुख्य दर्शन जो है अरविंदो दर्शन, जो आपने कई बार सुना होगा, अर्थात महर्षि अरविंद का जो दर्शन है वही सुमित्रानंदन पंत का दर्शन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि अद्वैतवाद के पोषक हैं। किसके हैं? अद्वैतवाद। अर्थात निराला की जो रचनाएं हैं उसमें अद्वैतवाद का पुट आपको देखने को मिलता है। अद्वैतवाद क्या है आप जानते हैं, महर्षि शंकराचार्य का एक सिद्धांत है जिसमें जीव और ब्रह्म को एक ही माना गया है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। और महादेव वर्मा जो है, इनका दर्शन जो है वो कौन सा है कि बौद्ध दर्शन है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। एक नाम मुझे ध्यान आ रहा है और वो नाम है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ये क्या कहते हैं? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो है, उन्होंने छायावाद की, नंद दुलारे वाजपेयी, इन्होंने छायावाद की एक वृहत्त्रयी बनाई और उस वृहत्त्रयी में 3 लोगों को गिना, और वो 3 लोग कौन कौन से थे? प्रसाद, पंत और निराला। प्रसाद, पंत और निराला। आपसे पूछा जा सकता है कि छायावाद की जो वृहत्त्रयी है, वृहत का अर्थ है बड़े 3 कवियों की त्रयी, समुच्चय जो है वो वृहत्त्रयी है, और छायावाद की वृहत्त्रयी जो है नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार कौन है? प्रसाद, पंत और निराला है। और इसी प्रकार से लघुत्रयी का जब नाम आए तो लघुत्रयी में तीनों के तीनों वर्मा है, 3 वर्मा है। 3 वर्मा कौन कौन से हैं ये आप सब जानते हो। महादेव वर्मा है, रामकुमार वर्मा है और भगवती चरण वर्मा है। तीनों वर्मा है। कौन कौन से हैं? महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा और रामकुमार वर्मा। लेकिन कुछ लोग जो हैं यहां पर रामकुमार वर्मा की जगह जो है माखनलाल चतुर्वेदी को भी लघुत्रयी में सम्मिलित करते हैं। ये आपको कुछ विशेष बातें थी जो ध्यान रखना है। आज के जो ये 60 प्रश्न जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो एक तरह से ये सब कुछ, ये चारों जो महान व्यक्ति हैं, महान व्यक्तित्व हैं, उनका कृतित्व है, उसको लेकर के प्रश्न होंगे। उसके बारे में मैं आपको समाधान कराऊंगा। साथ ही साथियों, हालावाद, हाला अर्थात मदिरा को केंद्र में रख करके जो है काव्य रचना, यानी कि हाला मदिरा को ही काव्य का वर्ण्य विषय बनाया, और वो जो है जिसे हम जो है व्यक्ति प्रधान चेतना काव्य कहते हैं। व्यक्ति प्रधान, व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य है ये। व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य ये हालावाद का नाम है। और इसके प्रवर्तक आप सभी साथी जानते हैं कि सबसे बड़ा नाम जो है वो है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है, मधुशाला इनकी कृति कौन नहीं जानता। दूसरा नाम आता है इसमें भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा ये भी हालावाद से जुड़े हुए हैं। और एक नाम है रामेश्वर शुक्ल, और इनका उपनाम जो है वो है अंचल। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज के इस व्याख्यान में हम इसकी भी बात करेंगे जो कि हालावाद से जुड़े हैं। साथियों, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि इस व्याख्यान में जो राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं, राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं जो इस युग में आते हैं, काव्यधारा के कवि हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है। और आप लोगों के 2nd ग्रेड में एक कुरुक्षेत्र एक अद्भुत कृति है, और उसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्थात आज हम इस व्याख्यान में रामधारी सिंह दिनकर के संदर्भ में भी बात करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर है, और साथ ही जो है माखनलाल चतुर्वेदी है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं जो कि राष्ट्रीय काव्यधारा से जुड़े हुए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी जो है एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। रामधारी सिंह दिनकर जो है उसका नाम है अनल कवि और वीर रस के कवि है, और ये जो है एक भारतीय आत्मा है।
एक भारतीय आत्मा, ये कंटेंट है जिसको आप लोग सभी साथी जो हैं वो जानते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इस व्याख्यान में जो है हम किसके बारे में बात करेंगे। हम इस व्याख्यान में बात करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, और सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा एक जो है समकालीन कवयित्रियां मानी जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सियाराम शरण गुप्त को लेकर के प्रश्न इस व्याख्यान में आपको दिखाई देंगे। और साथियों, बड़ा नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनके बारे में भी, नवीन इनकी उपाधि है और नवीन, ये इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और सोहनलाल द्विवेदी, तो सोहनलाल द्विवेदी साथियों, ये जो 60 प्रश्न है उसमें देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और ये 3 9 और 4 13, लगभग 13 कवि जो आधुनिक काल के बहुत महत्वपूर्ण है, और उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। थोड़ी हम संक्षेप में बात करेंगे, क्योंकि सारी बातें जो है मैं आपको विस्तार से पढ़ा चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि वहां से आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसको तैयार किया है। आइए मैं शुरुआत करूंगा इन प्रश्नों की। आप मेरे साथ साथ एक बार, क्योंकि टेस्ट आपने दिया है, लेकिन फिर भी जैसे ही कोई प्रश्न आए तो उसको आपको टिक करना है, ताकि आपका अभ्यास कितना है। यह समय वो समय है जब बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ में मस्तिष्क को सही दिशा में रखते हुए जो आपकी तैयारी है उसको संयत ढंग से, संयमित शब्द गलत होता है, कई बार बता चुका हूं, संयत जो है तरीके से, उस ध्यान से इस व्याख्यान को आपको सुनना है। साथियों, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। जैसा कि मैंने कहा कि छायावाद जो है वो रहस्यवाद भी है। क्या है? रहस्यवाद भी है। तो जिसे हम स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं, रोमांटिसिज्म भी इसे हम कहते हैं। तो ये परिभाषा ये है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, छायावाद की सृष्टि होती है। उक्त विद्वान किस विद्वान का कथन है? तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर जयशंकर प्रसाद जो है वो कहते हैं कि जब वेदना, इसके साथ साथ आप लोग लिखिएगा, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी, जब वेदना के आधार पर सहानुभूति अभिव्यक्त होने लगी, तब हमने उसका नाम जो है छायावाद रखा। रामकुमार वर्मा क्या कह रहे हैं कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ती है, तब हम उसे छायावाद कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो है छायावाद जो है, इसके 2 अर्थ लगाए जा सकते हैं। 2 अर्थ लगाए जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। पहला तो वो कहते हैं रहस्यवाद। क्या है बोलो? कहते हैं कि रहस्यवाद, जैसा कि मैंने कहा कि इस काल खंड को ही हम रहस्यवाद नाम से कह देते हैं। और दूसरा वो कहते हैं काव्य रचना या काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में हमें छायावाद को लेना, अर्थ में छायावाद को ग्रहण करना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये इस प्रकार से आगे मैं आपको लिए चलता हूं। और मुकुटधर पांडे जो हैं उसको कहते हैं कि छायावाद जो है वो एक तरह से रहस्यवाद है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेगा, तो पहला प्रश्न जो है इसका आंसर भी हो गया और ये चारों परिभाषाएं भी आपको हो गई। साथियों, दूसरा प्रश्न जो है वो छायावाद के अर्थ को लेकर के है। कौन सा आचार्य, कौन सा समीक्षक छायावाद को लेकर के क्या कहता है? छायावाद के विविध अर्थों के संदर्भ में विकल्पों को सही सुमेलित आपको करना है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? ये सबसे चर्चित परिभाषा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये स्थूल क्या है और स्थूल से हम सूक्ष्म की ओर कैसे लौटे, ये बात मैं आपको जब कामायनी मैंने शुरू करी थी, जब छायावाद बताया था, उस दिन मैंने आपको भली भांति इसको समझाया था। सुमित्रानंदन पंत जो है वो ध्यान रखना, वो कहते हैं कि सौंदर्य की छाया ही क्या है बोलो? आपका छायावाद है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि स्वच्छंदतावाद छायावाद है। और शांतिप्रिय द्विवेदी कहते हैं कि प्रकृति में ही समान आत्मा का दर्शन करने की प्रवृत्ति जो है, प्रकृति में एक समान आत्मा का दर्शन करने की जो प्रवृत्ति है वह छायावाद है। तो छायावाद के अर्थ को लेकर के हमें विशेष करके इन चीजों को ध्यान रखना होगा कि किस आलोचक ने क्या कहा है।
मैंने करीबन करीबन 12 लोग आपको बताए थे, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। मुकुटधर पांडे जो हैं वो कहते हैं कि छायावाद का अर्थ क्या है कि रहस्यवाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी से जब पूछा गया कि छायावाद का अर्थ क्या है तो उन्होंने कहा कि अन्योक्ति पद्धति जो है वही छायावाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो शैली वैचित्र्य, जिसको मैंने कहा मधुचर्या, और एक वो कहते हैं कि चित्र भाषा शैली जो है वही छायावाद है। और नगेंद्र जो हैं वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि छायावाद का अर्थ है व्यंग्य प्रधान शैली, अर्थात व्यंग्यात्मक जो भाव है, व्यंग्य प्रधान है, जिसमें उस शैली जो जिस कालखंड में चलित हुई उसी का नाम हमने छायावाद रख दिया। और जयशंकर सुमित्रानंद पंत जो है वो अभी हमने पढ़ा कि सौंदर्य की छाया, और डॉक्टर बच्चन सिंह जो है स्वच्छंदतावाद के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। गंगा प्रसाद पांडे एक नाम है जिन्होंने निराला के ऊपर महाप्राण निराला एक कृति लिखी थी, उसी के आधार पर निराला का जो है महाप्राण नाम हम लोग जानते हैं। और वो ये कहते हैं कि वस्तुवाद व रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। कौन कहते हैं? गंगा प्रसाद पांडे जो है वो कहते हैं कि वस्तुवाद और रहस्यवाद, एक तरफ वस्तुमनी, एक तरफ तथ्य है, एक तरफ रहस्य है, उसके बीच की जो कड़ी है वो कौन है? छायावाद। तो कई बार ये छायावाद का अर्थ जो है उसको लेकर के प्रश्न आता है। छायावाद आधुनिक काल में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि समीक्षकों का, शिक्षकों का और आलोचकों का विवेच्य और सबसे विवेच्य कोई विषय है इस कालखंड में तो वो छायावाद है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे लिए चलता हूं। और छायावाद की विशेषता, प्रवृत्ति के संदर्भ में असंगत विकल्प आपको चुनना है। साथियों, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण छायावाद की एक विशेषता थी, ये आपको ध्यान रखना है। आत्मा अभिव्यक्ति, आत्मा अभिव्यक्ति का मतलब है कि मैं प्रधान शैली में लिखना, अर्थात जिसमें मैं प्रधान शैली में लिख काव्य की जो शैली जो है उसको बोलते हैं आत्मा अभिव्यक्ति। कल्पना का अभाव, ये असंगत विकल्प है, क्योंकि कल्पना का अभाव नहीं था इस काल में, कल्पना का क्या था? प्राधान्य था। ये छायावाद की एक विशेषता है, ये आपको ध्यान रखना है। दार्शनिकता के संदर्भ में हम लोग बात कर चुके हैं कि तमाम दर्शन जो है वापस छायावाद में आकर के एक तरह से किसी न किसी कवि के रूप में साकार हो उठते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि प्रकृति प्रेम भी छायावाद का एक विषय रहा है। प्रकृति प्रेम, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक जागरण पर लेखनी इन्होंने चलाई है, एवं सांस्कृतिक जागरण, ये छायावाद की विशेषताओं को लेकर के कई बार प्रश्न आते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक जागरण जो है वो इस कालखंड की विशेषता रही है, और कल्पना की प्रधानता, ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है। और इसके कारण, कल्पना की प्रधानता होने के कारण छायावाद के जो कवि थे उनको कल्पना लोक में डूबे हुए और हकीकत यथार्थ से दूर के कवि होने का एक आरोप भी इन पर लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही प्रतीकात्मक भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, इसको आप जो है वैसे तो हर काव्य में आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, लेकिन इसका एक सबसे सुंदर उदाहरण जो है वो है कामायनी जयशंकर प्रसाद की। और छायावाद की जो प्रतिनिधि रचना है वो प्रतीकात्मक भाषा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये अभी हमने देखिए, पहले हमने छायावाद की परिभाषा के संदर्भ में बात करी, छायावाद के कौन कौन से अर्थ है उसके बारे में बात करी। तीसरा प्रश्न जो है वो छायावाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसको लेकर के हमने बात की। आइए अब यहां पर अभी इसके बारे में हमने बात करी थी कि डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के आधार स्तंभ में शामिल नहीं है, तो बात सीधा साफ है कि भगवती चरण वर्मा जो है वो छायावाद के स्तंभों में सम्मिलित नहीं है। इसको हम हालावाद में मानते हैं वैसे, लेकिन लघुत्रयी में भी इसको सम्मिलित इनको किया जाता है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 जो है वो आपके सामने है। छायावादी कवियों के संबंध में सही तथ्य की पहचान कीजिए। साथियों, छायावादी कवि यथार्थ जीवन की कटुता से मुंह मोड़कर कल्पना लोक में विचरण करते नजर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो काव्यधारा है ये कल्पना प्रधान काव्यधारा मानी जाती है, और ये कल्पना प्रधान इतना ज्यादा हो गई थी, कल्पना का प्राधान्य इतना ज्यादा हो गया था कि ये जीवन की कटुता से मुंह मोड़कर चलने वाले कवि है, ऐसा इन छायावादी कवियों पर एक आक्षेप लगता है। विचरण करने नजर आते हैं, इसलिए इन्हें पलायनवादी कवि कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है।
छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं और इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। देखिए फिर से कहूंगा, सार्वभौम प्रवर्तक और विद्वानों के मत में अलग अलग बात है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। छायावाद के कवियों पर अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है, यह बात बिल्कुल ठीक है और इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। साथियों, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस रचना को माना गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो है आपका झरना। देखिए झरना जो है उसका जो प्रकाशन काल है वो है 1918। कामायनी की रचना मैंने आपको बता दी थी कि 1935 में हुई थी, लेकिन इसका प्रकाशन जो है 1936 में हुआ। और यह प्रश्न कई बार आता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि 1936 आ रहा है, प्रकाशन लिखा हुआ आ रहा है, तब तो 1936 ही करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साहित्य कोश में यही लिखा है जो मैं आपको कह रहा हूं और इसका प्रूफ भी हम देंगे। लेकिन इसका रचना काल 9 वर्षों में पूर्ण हुआ था। 1935 की यह रचना मानी जाती है। प्रेम पथिक जो कि छायावाद के कामायनी रचना का जो है एक तरह से यूं कहूंगा कि एक फाउंडेशन, आधार भूमि तैयार करती है और इस रचना का जो प्रकाशन है वो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, ये 1905 में इसका प्रकाशन हुआ था और आरंभ में ये जो कृति थी वो ब्रज भाषा में थी, लेकिन 1905 के बाद में 8 वर्ष बाद में अर्थात 1913 में इसका अनुवाद जो है वो खड़ी बोली में कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। और आंसू जो इनकी कृति है, आंसू जो कृति है, इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1925 है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। वैसे तो हर एक कवि की जो कृति है उसका सन संबद्ध जो है वो याद करना बड़ा दुष्कर है, क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि इतनी कृतियों को हम सन वाइज याद रखें, लेकिन क्योंकि ध्यान रखेगा जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जो नामचीन कवि है, उनकी कृतियों को लेकर के 1-2 प्रश्न पूछ लेते हैं, इसलिए ये सन भी आपको आना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रिय साथियों, इसकी कथा जो है 15 सर्गों में विभक्त है। पहला चिंता है, अंतिम आनंद है, तीसरा श्रद्धा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। यह बात मैंने आपको कामायनी पढ़ाते समय बहुत अच्छी तरह से बताई थी कि भले इसमें प्रतिविजा दर्शन है, आध्यात्मिकता है, लेकिन जयशंकर प्रसाद जो है इस संसार को सुंदर बनाना चाहते हैं, इसलिए वो कोरा वैराग्य जो है उसकी भर्त्सना करते हैं, इसलिए कोरा वैराग्य जो है उसका वो खंडन किया गया है। ये बिल्कुल सही है। ये प्रतीकात्मक महाकाव्य है और इसमें वर्णित प्रतीकों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ, सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है। प्रतीकात्मक महाकाव्य है, आप सब जानते हैं कि इसमें मनु जो है वो मन का प्रतीक है, जो श्रद्धा है इसकी नायिका जो है वो श्रद्धा हृदय का, भावनाओं का प्रतीक है, भावनाओं की पुंज है। और इसमें ईड़ा जो है वो बुद्धि की प्रतीक है। तर्क यहां पर तर्क प्रधानता है और यहां पर भावों की प्रधानता है, यह आपको ध्यान रखना है। और जो आपका मानव जो है, जिसे हम कुमार कहते हैं, जो कुमार जो है इनका जो पुत्र है वो मानव का प्रतीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यह प्रतीकात्मक काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह भी सही है, यह भी सही है, सही नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रश्न आप लोगों ने कर लिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये नहीं कहते हैं, ये बात कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र। कौन कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र जो है वो कहते हैं कि मानव चेतना का विकास का काव्य जो है वो ये है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। कामायनी की जो कथा वस्तु है वो शतपथ ब्राह्मण से ग्रहित है। प्रतिविजा दर्शन, आनंदवाद, समरसतावाद, कामाध्यात्मवाद इसके दर्शन के नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस काव्य रचना में छायावादी तत्वों के साथ जो है प्रगतिवाद की झलक देखी जा सकती है? और साथियों, ये जो है इसका सही आंसर है परिमल। परिमल जो है उसमें छायावादी तत्वों के साथ जो है प्रगतिवादी तत्वों की झलक भी देखी जा सकती है। ये कृति जो है वो 1930 में आई। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या है? 1930 है। साथियों, इसमें उनकी जो कविताएं हैं, भिक्षुक है और बादल राग है, भिक्षुक है, बादल राग है और विधवा है और जूही की कली, जूही की कली जो इसकी कविता है, ये जूही की कली जो कविता है ये इनकी 1916 में आई पहली कविता है और
क्योंकि ये अश्लीलता का इस पर आरोप लग गया था, इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको जो है सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो संग्रह है उसका नाम है परिमल, और परिमल जो है वो 1930 में आती है। साथियों, जैसे इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश जो हम जानते हैं, और वो ये है कि मनुष्यों की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ये जो बात है परिमल में मिलती है, कविता की भी मुक्ति होती है। ये बात कई बार पूछी जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। और ये इनकी प्रसिद्ध कृति परिमल में आई है। कुकुरमुत्ता जो है, इसका रचना काल जो है 1948 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनामिका जो है 1923 में है, और गीतिका जो है वो 1936 में आती है। तो ये सन संबंध भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद में जो है प्रश्न संख्या 9 है कि निरालाकृत कुकुरमुत्ता रचना में कुकुरमुत्ता जो है किसको कहा गया है? सर्वहारा वर्ग को कहा गया है, और पूंजीपति वर्ग जो है उसको क्या कहा गया है? गुलाब कहा गया है। क्या कहा गया है? गुलाब कहा गया है। यह आपको ध्यान रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में संगत कथन नहीं है। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाप्राण की उपाधि इनको मिलती है, यह आपको ध्यान रखना है, जिसके बारे में अभी मैंने बात की थी। इन्हें छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात है, पूछी जा सकती है। निराला जो है वो ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि माने जाते हैं। बिल्कुल, यह भी सही है। मुक्तक छंद जो है इसके प्रवर्तक है, देखिए, जिसे रबर छंद कहा गया, मुक्तक छंद के प्रवर्तक ये माने जाते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और साथियों, इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन यह है, जो कवित्त छंद है उसको हिंदी का जातीय छंद कहा है। मेरे साथ बोलिएगा, जो कवित्त छंद है उसको हिंदी का जातीय छंद कहने वाले कौन है? कि निराला है। यह आपको ध्यान रखना है। इनकी सर्वप्रथम कविता सरोज स्मृति जो है, सरोज स्मृति का जो साथियों सन जो है वो इसमें गलत है, यह आपको ध्यान रखना है। ये 1935 में आई है। कब आई है? 1935 में। ये संसार का सबसे प्रसिद्ध शोक गीत है। यह शोक गीत क्यों है? आपको ध्यान रखना है कि निराला की एक पुत्री जिसका नाम सरोज था, और विवाह के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी स्मृति में उन्होंने ये एक हिंदी का पहला शोक गीत भी माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये शोक गीत उन्होंने लिखा। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, और वो ये है कि राम की शक्ति पूजा जो है ये 1936 में आई है। कविता का मुख्य जो प्रतिपाद्य विषय है वो क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है साथियों, इसमें राम रावण का युद्ध नहीं है। किताब में भी जो गाइड है उसमें भी आप देखोगे तो ये लिखा है स्पेशली हमने कि राम रावण का युद्ध नहीं है। युद्ध के समय राम द्वारा शक्ति दुर्गा की उपासना नहीं, ये नहीं है। इसमें वास्तव में सीता की मुक्ति, यही इसका प्रधान लक्ष्य है। ये आपको ध्यान रखना है। तो विशेष बात हो गई। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 जो है, वेदना की कवित्री एवं आधुनिक युग की मीरा जो है वो हम किसे कहेंगे? वेदना और आधुनिक युग की कवित्री महादेवी वर्मा को कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा। कवित्री महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला? जो मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, और वो कृति है यामा, जो कि 1940 में आती है, और इसमें 2 पुरस्कार मिला। और यामा जो है उसका अर्थ क्या होता है? रात्रि होता है। यह आपको ध्यान रखना है साथियों। अब यहां पर देखिएगा, रश्मि जो है उनका काव्य संग्रह, इसका प्रकाशन हुआ 1932 में, और दीपशिखा जो है उसका 1942 में, और सप्तपर्णा जो है उसका 1960 में हुआ। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण चीज है। और आगे लिए चलता हूं, और प्रश्न संख्या जो है 14 है कि मेरी अनुभूतियों में वैसी ही कौतूहल मिश्रित वेदना उमड़ आती थी जैसे बालक के मन में दूर से दिखाई देने वाली अप्राप्य सुनहली उषा और स्पर्श से दूर सजल मेघ के प्रथम दर्शन से उत्पन्न हो जाती है। उक्त कथन महादेवी वर्मा ने अपनी किस कृति की विषय वस्तु के संबंध में कहा?
मैंने आपको जैसा कि बताया, आप प्रश्न देखें और अपने आप इसका आंसर भी आप देने का प्रयास करें। जब मैं आपको बताता हूं तब एक बार आप प्रैक्टिस करें कि भाई ये यही सही है। साथियों, इसका सही आंसर है निहार। निहार जो काव्य कृति है वो 1930 में आती है, और यह ध्यान रखना, यह इनका प्रथम गीत संग्रह है, प्रथम गीत या गीति संग्रह माना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है 1930 में। दीपशिखा काव्य संग्रह का मुख्य प्रतिपाद्य विषय जो है वो आपको ध्यान रखना है क्या है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि दीपशिखा जो है वो उनकी 1942 की कृति है। महादेवी वर्मा के जीवन काल की सिद्धावस्था की कृति मानी जाती है। सिद्धावस्था की कृति मानी जाती है, अर्थात एक प्रौढ़ कृति है। पूछा है यह है कि काव्य संग्रह के प्रमुख प्रतिपाद्य विषय जो है वो क्या है, तो इसका सही आंसर होगा स्वयं मिटकर दूसरे को सुखी बनाना, इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। महादेवी वर्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये जो है साथियों चलिएगा, इनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुआ, बिल्कुल सही बात है। इन्हें छायावादी साहित्य की शक्ति दुर्गा कहा जाता है, अभी हमने बात करी। विरह की प्रांजल अनुभूति, परिष्कृत चिंतन, काव्योचित गंभीरता इनके काव्य की मुख्य विशेषता है। विरह की प्रांजल अनुभूति आप ध्यान रखेंगे। इनके द्वारा रचित कविताओं की कुल संख्या जो है 336 नहीं है, 236 मानी जाती है। इसका मतलब इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद में आगे प्रश्न जो है, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र जो है, कृत रेखा चित्र स्मृति की रेखाएं, इसमें कुल 7 रेखा चित्र है, तो उसका कौन सा पात्र नहीं है, तो लक्ष्मा जो है वो नहीं है, भक्तिन है, फेरी वाला, चीनी फेरी वाला है, जंग बहादुर है, ये इसका है ही है। और साथ में ये आप जानते हैं एक पात्र है मुन्नो और एक है ठकुरी बाबा। कौन है? ठकुरी बाबा। और एक है बिबिया, बिबिया बिबिया 6 हो गए और 7 है इसमें कुल। और एक जो है वो है गुंगिया, गुंगिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन नहीं है? लक्ष्मा नहीं है। आगे लिए चलता हूं और प्रश्न संख्या आपके सामने जो है वो 18 है। प्रकृति का सुकुमार कवि एवं संवेदनशील इंद्रिय बोध। संवेदनशील इंद्रिय बोध क्यों कहा है? क्योंकि प्रकृति का मानवीकरण जिस सिद्ध हस्ता के साथ पंत करते हैं, शायद हिंदी साहित्य में और कोई अन्य कवि दुर्लभ होगा। तो ये कौन है? सुमित्रानंद पंत है। आगे लिए चलता हूं और आगे जो है अब यहां पर साथियों लोकायतन महाकाव्य के विषय में असंगत कथन कौन सा है? लोकायतन महाकाव्य जो है उसके संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? देखिए ये जो है पंत की रचना है, आप सब जानते हैं। और जो है ये लोकायतन जो है इनके पिता को समर्पित है, पिता को समर्पित काव्य है। ये 2 खंड है, इसमें 2 खंड है। ये 2 खंड कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। एक तो बाह्य परिवेश, बाह्य परिवेश, और एक जो है इसका नाम दिया है अंतश्चैतन्य, अंतश्चैतन्य। ये इसके 2 खंड है लोकायतन के और 7 अध्याय है। ये तो बिल्कुल ठीक है। इस महाकाव्य पर गांधीवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है, ये भी ठीक है। ये सुमित्रानंद पंत की प्रथम काव्य रचना नहीं है, ये अंतिम काव्य रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतिम काव्य रचना है। इसे स्वतंत्रता से पहले की कथा और इसे स्वतंत्रता से पहले की कथा और बाद की कथा के अनुसार काव्य रूप दिया गया है। बाकी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये आपको ध्यान रखना है। ये कृति जो है वो कब आती है? ये इस कृति का समय है 1964। चलिएगा, निम्नलिखित में से पंत द्वारा रचित अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना नहीं है। और साथियों इसका सही आंसर जो है वो है युगवाणी। युगवाणी जो है वो प्रगतिशील रचना है। और पंत की जो रचनाएं हैं वो, जैसा कि मैंने बताया कि पंत जो है वो अरविंदो दर्शन से प्रभावित है। और ये जो रचना है युगांतर, युगपथ और स्वर्ण किरण, ये तो जो है इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे लिए चलता हूं और उसके बाद में सुमेलित कीजिएगा। इसका जो है सुमेलित कीजिएगा साथियों। यहां पर देखिएगा उच्छ्वास जो है वो अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। युगांत जो है
ये प्रगतिशील रचना है, और स्वर्ण धूलि जो है वो छायावादी रचना है, और कला और बूढ़ा चांद जो है वो मानवतावादी आध्यात्मिक रचना है। इस प्रकार कई बार विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 आपके सामने है। सुमित्रा नंदन पंत के संदर्भ में असंगत कथन है। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था, बिल्कुल ठीक है। इनका जन्म स्थान प्रकृति की गोद में अल्मोड़ा अर्थात उत्तराखंड में हुआ है। नंद दुलारे वाजपेयी इन्हें छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं, यह बात मैंने आरंभ में आपको बता दी। वर्ष 1968 में चिदम्बरा नामक रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से ये नवाजे गए, और ये प्रश्न अभी आपको एचटेट का जो प्रश्न पत्र हुआ पीजीटी उसमें ये आया था, ये आपको ध्यान रखना है। हरि गीतिका इनका प्रिय छंद है नहीं, इनका रोला जो है प्रमुख छंद है। मैथिली शरण गुप्त जो है उनका मुख्य छंद जो है वो हरि गीतिका है, ये आपको ध्यान रखना है। मैथिली शरण गुप्त जो है वो जो हरि गीतिका, बाकी इनका रोला है। तो ये इसका सही आंसर हो गया। आगे मैं आपको लिए चलता हूं। किस रचना में कवि पंत ने स्वयं को छायावादी कवि के रूप में स्थापित किया और उसकी भूमिका को सर्वमान्य रूप में छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो की संज्ञा से अभिहित किया गया? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है जिसकी हम बात कर रहे थे, और वो है पल्लव। पल्लव का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1928 है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो 1959 चिदम्बरा का ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में इसको दिया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। वीणा जो इनकी कृति है उसका रचना काल जो है 1929 है, और गुंजन जो है उसका रचना काल 1932 है। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद जो है इनकी जो कृति है बूढ़ा चांद, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जबकि इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सिद्धहस्ता के साथ इन तथ्यों को आप सम्मिलित कर रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं। प्रिय साथियों, हरिवंश राय बच्चन के विषय में असंगत कवि कथन कौन सा है? पहले हमें यह जानना चाहिए कि हालावाद के प्रवर्तक है। हालावाद क्या है? तो हाला कहते हैं मदिरा को, और मदिरा को काव्य का वर्ण्य विषय बनाकर के जिन्होंने काव्य रचना की वह हालावाद है। और इसमें 3 लोग आते हैं, अभी हमने बातचीत कर ली थी। साथियों, ये जो है वो क्षयी रोमांस के कवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? क्षयी रोमांस के कवि माने जाते हैं। क्षयी रोमांस के कवि है, और साथ में इनका नाम एक उपनाम है जनता के कवि। जनता के कवि अजिताभ और अमिताभ 2 संतानें इनके हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। मूलतः आत्मा अनुभूति के कवि थे, अर्थात जो स्वयं ने अनुभूत किया वही काव्य में लिखा, जिन्हें प्रबंध शिरोमणि, एक इनकी उपाधि जो है वो प्रबंध शिरोमणि की है। 3 उपाधियां ध्यान रखिएगा, क्षयी रोमांस के कवि, जनता के कवि, प्रबंध शिरोमणि। इनके काव्य में सुरा और सुंदरी जैसी मादकता दृष्टिगत होती है। हालावादी काव्य धारा के प्रवर्तक जनक माने जाते हैं, और इनका पहला काव्य संग्रह जो है पूजा के फूल है। ये गलत बात है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, बच्चन जी ने अपनी किस रचना में स्पष्ट किया कि खुद को जानना दुनिया को जानने से भी कठिन है? ये जो है ये कृति है आपकी निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण जो है वो 1938 में आई थी, और इनकी जो पहली पत्नी थी श्यामा देवी के निधन पर यह लिखा, और उन्होंने इसमें स्पष्ट किया है कि खुद को जानने से पहले जो है खुद को जानना दुनिया को जानने से कठिन है। दूसरी इनकी पत्नी जो है उसका नाम आप लोग जानते होंगे, तेजी देवी है। कौन है? तेजी देवी है। साथियों, 1938 में आती है। एकांत संगीत जो इनकी कृति है उसका प्रकाशन वर्ष है 1939। मधुशाला और कामायनी एक ही वर्ष में आती है 1935 में, और 2 चट्टानें जो है वो 1965 में आती है। चलिएगा, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले, ये जो गीत है इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है, और वो है भगवती चरण वर्मा। साथियों, एक जो है भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कविता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, चली आ रही भैंसा गाड़ी। चली आ रही भैंसा गाड़ी, यह इनकी प्रसिद्ध कविता है, यह आपको ध्यान रखना है। और हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले। जब हमने फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न पत्र देखा था तो उसमें कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां आपसे पूछी गई थी। मुझे लगता है
कि वैसे तो अनंत है, लेकिन इससे आपको जरूर कुछ यहां मिलने वाला है। किस काव्य कृति में यह सिद्ध किया गया कि मनुष्य नियति और प्रकृति के हाथों का महज खिलौना है? ये किस काव्य कृति में जो है सिद्ध किया गया? ये साथियों सामर्थ्य और सीमा 1962 की कृति है और भगवती चरण वर्मा की कृति है। बात क्या है? किस काव्य कृति में यह सिद्ध किया गया कि मनुष्य नियति और प्रकृति के हाथों का महज एक खिलौना है? भगवती चरण वर्मा की ये कृति है, यह आपको ध्यान रखना है। और ये सबही नचावत राम गोसाई, ये कृति है, इसका रचनाकाल 1970 है। ये दोनों जो कृतियां हैं, ये भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है, यह आपको ध्यान रखना है। मानव की रचना जो है 1960 में और मधुकर्ण की रचना 1932 में। और ये दोनों जो है ये क्या है? काव्य कृतियां हैं। और ये ऊपर वाले दोनों जो है वो क्या है? उपन्यास। सबही नचावत राम गोसाई और सामर्थ्य और सीमा, ये भगवती चरण वर्मा की 4 कृतियां आपके सामने आ गई। आगे लिए चलता हूं। और साथियों 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? ये सुमित्रानंदन पंत की है। आगे लिए चलता हूं। और ये जो है 60 वर्ष 1963 में आती है। एक बार इसको देख लीजिएगा, वैसे 1963 ही है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1963 है। एक बार इसको फिर भी एक बार देख लीजिएगा। संसार में पाप कुछ नहीं है, यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य ही करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। बहुत ही एक शानदार जो है कोटेशन यहां पर ये लिखा है। और साथियों ये जो है किस में आया है? चित्रलेखा में। चित्रलेखा एक उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1934 में हुआ और ये भगवती चरण वर्मा का है। भगवती चरण वर्मा का है। बड़ी सुंदर बात है और वो ये है कि संसार में पाप कुछ नहीं है, ये केवल मनुष्य का दृष्टिकोण है और विषमता का दूसरा नाम है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम केवल वही करते हैं जो हमें करना पड़ता है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद में आगे मैं आपको लिए चलता हूं। और रचना और रचनाकार की दृष्टि से अपराजिता जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल की है, बिल्कुल सही है। और साथियों 2 मित्र जो है लोचन प्रसाद पांडे, प्रेम संगीत, भगवती चरण वर्मा, खादी के फूल, ये 1948 में कृति आती है और ये पंत और बच्चन की संयुक्त कृति है। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। तो ये इसका जो है वो असंगत हो जाएगा। आगे लिए चलता हूं। मस्ती, आवेश और अहम किसकी कविताओं के केंद्र माने जाते हैं? मस्ती, आवेश और अहम। देखिए अब ये हरिवंश राय, क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हालावाद की बात है, तो ये 2 बच जाते हैं। तो यहां साथियों इसका सही आंसर जो है भगवती चरण वर्मा होगा। आगे लिए चलता हूं। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है के विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए कथनों का असंगत मेल है। हरिवंश, देखिए रामधारी सिंह दिनकर अनल के कवि, अनल कवि है, वीर रस के कवि है, वीर रस के कवि है, यह आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय जो काव्य धारा है उसके कवि माने जाते हैं, यह विशेष बात ध्यान रखनी है। साथियों हरिवंश राय बच्चन कहते हैं इनके बारे में, और वो क्या है कि दिनकर जी राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी विरोधी कवि थे। यह बात ठीक नहीं है। ये जो कोटेशन है वो काशीनाथ सिंह का है, काशीनाथ सिंह का है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। सही आंसर यही हो जाएगा। रामवृक्ष बैनीपुरी दिनकर के बारे में कहते हैं कि दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया। नामवर सिंह जो आधुनिक समालोचक रहे हैं, दिनकर अपने युग के सचमुच सूर्य थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर जी अहिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय थे और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के एक तरह से ये प्रतीक थे। और आगे लिए चलता हूं। प्रश्न संख्या 33 आपके सामने है और वो ये है, दिनकर कृत कुरुक्षेत्र के विषय में असंगत विकल्प है। साथियों कुरुक्षेत्र आपके पाठ्यक्रम में भी है, कुछ इसको लेकर के एक दिन में एक संक्षिप्त सा व्याख्यान जो है आपको दूंगा ताकि इससे आने वाले प्रश्न जो है वो आप कर पाओ। विश्व की श्रेष्ठ 100 रचनाओं का जब चुनाव किया गया तो कुरुक्षेत्र को 74वां स्थान मिला। महत्वपूर्ण तथ्य है। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर इस प्रबंध काव्य की रचना की गई। युधिष्ठिर और भीष्म के विचार विमर्श के रूप में युद्ध की समस्या पर भावात्मक प्रस्तुतिकरण महाभारत, इसका विषय आप जानते हो, वर्णीय विषय है।
और ये जो है ये गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे लिए चलता हूं और प्रश्न संख्या आपके सामने है 34। इसका किस छायावादी कवि को वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी जो है वो कहा जाता है, और वो है गंगा प्रसाद पांडे। मानी छायावाद कवि को वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी, इन्होंने छायावाद को जो है गंगा प्रसाद पांडे ने यही नाम दिया था। निम्नलिखित रचनाओं को उनके जो है रचनाकारों के जो सही अनुक्रम है उसके साथ में आपको सजाना है। साथियों, हुंकार जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है, ये आपको ध्यान रखना है, तो सही इसका 4 हो जाएगा। हिम किरीटनी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है, तो 2 हो जाएगा। मुकुल जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की है, तो ये इसमें 1 हो जाएगा। और अमृत पुत्र जो है सियाराम शरण की है, तो 3 हो जाएगा। 4 2 1 3 4 2 1 3 1 नंबर जो है इसका सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे लिए चलता हूं। और काव्यत्व की दृष्टि से शांत रस या बौद्धिक रस, कुरुक्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण कोटेशन है, ध्यान रखेंगे। काव्यत्व की दृष्टि से कुरुक्षेत्र शांत रस या बौद्धिक आकर्षण की व्यंजना का श्रेष्ठ उदाहरण है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके मूल केंद्र बिंदु जो है वो भाव नहीं है, अपितु क्या है, विचार है। यहां पर किस कृति के लिए कहा गया है, तो कुरुक्षेत्र के लिए यह कहा गया है। बिजुरी काजल आंच रही किसकी कृति है, तो यहां पर यह माखनलाल चतुर्वेदी है और 1964 में यह लिखी गई है, यह आपको ध्यान रखना है। सियाराम शरण गुप्त जो है, सियाराम शरण गुप्त की किस रचना की तुलना जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना आंसू से की जा सकती है, तो यहां पर यह जो है विषाद है, नाम से ही पता चल रहा है कि विषाद होता है तभी आंसू आते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या जो है 39 आपके सामने है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसे राष्ट्रीयता एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरों को झंकृत करने वाली कवियत्री कहा है, तो यहां पर देखिएगा 39 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। महत्वपूर्ण करेंगे। उसके बाद में 40 नंबर जो प्रश्न है वो ये है, सुभद्रा कुमारी चौहान के संदर्भ में असंगत विकल्प कौन सा है। मैंने आपको 13 कवि गिनाए थे और महत्वपूर्ण तथ्य जो है मुझे लगता है कि सेकंड ग्रेड के लेवल से यदि मैं देखूं तो आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान के संदर्भ में असंगत विकल्प आपको चुनना है। ये महादेव वर्मा के समकालीन थी, बिल्कुल थी। इनकी कविताओं में वात्सल्य सुख की कामना दृष्टिगोचर होती है। महादेव वर्मा जहां पर वेदना की कवियत्री मानी जाती है, वहीं पर यह जो है वात्सल्य जो रस है उसकी कवियत्री मानी जाती है। और इनके अधिकांश कहानियां पारिवारिक सामाजिक परिदृश्य एवं नारी विमर्श पर केंद्रित है। बिल्कुल यह भी सही है। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1956 ईस्वी में पद्म भूषण नहीं, ये जो है वो गलत स्टेटमेंट है। तो 40 नंबर का सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सोहनलाल द्विवेदी कृत महाराणा प्रताप, सोहनलाल द्विवेदी जो राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं, महाराणा प्रताप से संबंधित ओजस्वी भावों से परिपूर्ण रचना कौन सी है, तो भैरवी है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद में आगे जो है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्म सात भूधर हो जाए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्म सात भूधर, अर्थात भूधर कौन है, पर्वत भी भस्म हो जाए। ये कहने वाले कौन है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है ये कहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा प्रश्न संख्या 43 जो है ये आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित छायावादी कवियों के विषय में विकल्पों को सही सुमेलित कीजिएगा। साथियों, रामधारी सिंह दिनकर जो है वो अनल के कवि है, आप सब जानते हैं। हरिवंश राय बच्चन मैंने आपको बता दिया, ये जनता के कवि है, जनता के कवि है। माखनलाल चतुर्वेदी जो है एक भारतीय आत्मा है, और बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है वो गांधी का मजनू है। उसके अनुसार आपको इसका आंसर चुन लेना है। चलिएगा प्रश्न संख्या 44 आपके सामने है। पशु से बच भी जाए, बचा है कौन मनुज से। आहा मनुज के लिए, मनुज है क्रूर, ये दनुज कर लीजिएगा, दनुज से। मनुष्य की पार्श्विक वृत्ति को व्यक्त करने वाली इन पंक्तियों का संबंध जो है वो किस कवि से है। साथियों क्या है कि पशु से बच जाए, हम पशु से बच सकते हैं, लेकिन जो है
बचा कौन है? मनुष्य, मनुष्य से, अर्थात यहां पशु जो है वो और भी जो है स्वीकार्य है, लेकिन मनुष्य से कोई नहीं बच सकता। उसकी जो क्रूरता है, उसकी जो ईर्ष्या है, आहा मनुज के लिए मनुज ही है क्रूर धनुष। जो है ये कह रहे हैं सियाराम शरण गुप्त कि मनुष्य के लिए जो है यही जो है मनुज ही जो है वो धनुष है। चलिएगा, महादेवी वर्मा की कौन सी कृति, महादेवी वर्मा की कौन सी कृति मान सरोवर कौन सी कृति मानवेतर प्राणियों को आधार बनाकर उनके साथ करुणा, प्रेम और आत्मीयता के भावों से परिपूर्ण है, और यह है मेरा परिवार। ऐसे आपको ध्यान रखना है। मेरा परिवार जो है यह संस्मरण संग्रह है, यह भी आप लोग जानते हैं। प्रश्न संख्या 46 जो है उसमें पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य जो है कौन सा? रश्मि रथी। इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? रश्मि रथी ये 9 सर्गों में विभक्त एक प्रबंधात्मक काव्य है, बिल्कुल नहीं है। ये 7 सर्गों में विभक्त है, यही सही नहीं है। इसमें कर्ण के जीवन प्रसंगों को उद्घाटित किया गया है। जातिवाद एवं संप्रदायवाद की निंदा और भर्त्सना इसमें की गई है। मानवतावाद की स्थापना पर जोर देते हुए भाग्यवाद की जगह कर्मवाद का इसमें शंखनाद है। ये तीनों बातें ठीक है, 1 नंबर इसका गलत आंसर होगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 47 आपके सामने है। और साथियों, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है? और यह है ध्रुव स्वामिनी। यह नाटक जो है वो 1933 में आता है। अनमेल विवाह की जो समस्या है, अनमेल विवाह और पुनर्विवाह, जो इस प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं जो है उसको केंद्र में रखते हुए ये लिखा गया है। इसी प्रकार अनमेल विवाह है, तलाक है, पुनर्विवाह है, तलाक है, पुनर्विवाह है। ये जो नाटक है कौन सा? ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है, इसी नाटक से समस्या नाटकों का जो है प्रवर्तन माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो सकता है। प्रश्न संख्या 48 जो है वो क्या है? कामायनी का मूल दर्शन जो है वो क्या है? साथियों, कामायनी का मूल दर्शन जो है वो प्रतिभिजा दर्शन है। प्रतिभिजा दर्शन जो है वो क्या है, इसके बारे में आपको यहां बताने की आवश्यकता नहीं है। कामायनी पढ़ाते समय मैंने बहुत भली भांति इसको समझाया था। प्रतिभिजा दर्शन का ये दूसरा नाम है शैव दर्शन, ये आपको ध्यान रखना है। इसी का दूसरा नाम जो है वो है कश्मीरी शैव दर्शन। क्या है? कश्मीरी शैव दर्शन, कश्मीरी शैव दर्शन। साथियों, ये जो है इसी को कुछ लोग कामाध्यात्मवाद कहते हैं। क्या है? कामाध्यात्मवाद भी कहा जाता है। कामायनी का जो मुख्य लक्ष्य है वो भी एक तरह से आनंदवाद भी इनका एक दर्शन है। आनंदवाद और समरसतावाद ये इन्हीं का दर्शन है। और समरसतावाद ये आपको ध्यान रखना है। मूल जो इसका कामायनी का जो कथानक है वो शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखोगे तो सही आंसर जो है 4 नंबर इसका हो गया। प्रश्न संख्या 49 जो है वो साथियों जो है वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। अब आप इससे भाषा से आप समझ सकते हो कि ये कौन कह सकता है। वे तारों के दीप नहीं, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, और ये है महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 50 आपके सामने रख रहा हूं, और 50वां प्रश्न आपके सामने यह है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिएगा। असंगत युग्म आपको इसमें छांटना है, और निम्नलिखित में से असंगत युग्म, नए पत्ते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल इनकी कृति है। पुष्प की अभिलाषा जो है यह सियाराम शरण गुप्त की नहीं है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह है माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी जिसे एक भारतीय आत्मा कहा गया। बार बार कह रहा हूं क्योंकि प्रश्न आता है। और मैथिली शरण गुप्त दद्दा नाम से प्रसिद्ध थे, और ये हिंदी साहित्य जगत में दादा नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से? दादा नाम से प्रसिद्ध थे। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे लिए चलता हूं। किस विद्वान ने छायावाद का संबंध ईसाई संतों के फैंटास्माटा शब्द से जोड़ा है, और साथ ही चित्र भाषा शैली नाम से अभिहित किया है? यदि आप इस व्याख्यान को ढंग से सुन रहे हैं तो आप ये समझ जाएंगे, मैंने आरंभ में ही आपको चित्र भाषा शैली के बारे में बात करी थी, और वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
उसके बाद में छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष माना जाता है। छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष, साथियों ये प्रश्न पूछने योग्य प्रश्न है। समाजवाद, मार्क्सवाद नहीं, ये प्रगति की बात हो गई। अध्यात्मवाद नहीं, मानवतावाद जो है ये सबसे उज्जवल पक्ष इसका माना जाता है। प्रश्न संख्या 53 आपके सामने है और 53 में आपसे पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना पहले ब्रज भाषा में लिखी गई थी और लेकिन कुछ समय पश्चात उसे खड़ी बोली में परिवर्तित कर दिया। मैंने बताया था कि ब्रज भाषा में 1905 में ये लिखी गई थी, लेकिन खड़ी बोली में 1913 में इसे परिवर्तित कर दिया गया और वो है प्रेम पथिक। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 54 आपके सामने है कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है। बड़ी यथार्थ पंक्तियां हैं और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम मां नामधारी जीव को सौंपा गया है। यह कथन किसका है? यह कथन है आपका महादेवी वर्मा का है। आपको ध्यान रखना है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे मैं आपको लिए चलता हूं और कामायनी में वर्णित पात्र और जो है उसके प्रतीक से संबंधित ये सीधा सा प्रश्न है। मनु मानव का नहीं है, मन का है। ये आपको ध्यान रखना, सी आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 जो है इसमें क्या पूछा गया है? प्रश्न संख्या 56 जो है उसमें यह है करुणालय के संबंध में सही विकल्प है। साथियों हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम गीति नाट्य रचना है। पूछा जाने योग्य प्रश्न है, ये फैक्चुअल प्रश्न कई बार सेकंड ग्रेड के योग्य बन जाते हैं। हरिश्चंद्र और विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान इसके अंदर है, अर्थात पौराणिक आख्यानों को उद्धृत किया गया है। इस नाटक में 5 अंक 33 दृश्य 17 गीत, ये गलत है, ये नहीं है। ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है जिसका रचना काल 1913 ईस्वी है। ये 1, 2 और 3 सही है, ये गलत है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 आपका जो है वो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद के काव्य में क्रमशः छायावादी रहस्यवाद जो है वो किन घटकों में प्रमुखता दिखाई गई है? तो देखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मैं आपको बता चुका था अद्वैतवादी रहस्यवाद है और जयशंकर प्रसाद जो है उसका आनंदवादी रहस्यवाद है। रहस्य होता क्या है इसको जब विस्तार से जब पढ़ाया गया था तब हमने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि रहस्य का मतलब क्या है, जो सामान्य चीजों से परे हैं, जिसको हम सामान्य आंखों से देख नहीं सकते। प्रभु से मिलन का रहस्य हो, जीव का क्या रहस्य है, परमात्मा का क्या रहस्य है, आत्मा का क्या रहस्य है, ये सब कुछ रहस्य में आता है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 58 जो है इसके बारे में देखिएगा क्या है। निराला की किस रचना को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था? जूही की कली थी, 1916 में आई थी और ये अश्लीलता का आरोप इस पर लगाया गया था। साथियों इसकी एक पंक्ति है और वो ये थी कि तोड़ दिए कंचुकी के बंद सारे उरोजों के उभारने। ये जो इसके कारण जो है ये निराला की जो ये पहली कविता जो थी जूही की कली, क्योंकि पहली जो कविता इनकी मानी जाती है और इसमें इस प्रकार की अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया था और इसलिए इसको जो है सरस्वती पत्रिका में छापने से मना इन्होंने कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा के किस भाग में अपने देश से बाहर रहकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ये विलियम बटलर लिख लीजिएगा, विलियम बटलर ईट्स वापस पढ़िएगा। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा के किस भाग में अपने देश से बाहर रहकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विलियम बटलर ईट्स साहित्य पर शोध कार्य संबंधी घटनाक्रम का वर्णन जो है वो किया है? इसका सही आंसर है बसेरे से दूर। ये इसकी जो है आपको ध्यान रखना है। साथियों ये जो आत्मकथा है इसके 4 भाग है। ये जो आत्मकथा है ये आत्मकथा है बसेरे से दूर और इसके 4 भाग है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक तो जो है वो ये है 10 द्वार से सोपान तक,
10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। और इसमें जो है कुल 4 भाग होंगे। एक भाग जो है वो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कई बार पूछ लेते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं ये। और नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर। और एक जो है बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके 4 भाग थे। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के विषय में आपसे पूछा जा सकता है। इसके 4 भाग थे, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इलाहाबाद में उनका घर था और इलाहाबाद का जो घर था उसका नाम तो था 10 द्वार, और मुंबई में जो घर था उसका नाम था सोपान। तो यहां पर अलग अलग जो कालखंड, उनके जीवन का जो अलग अलग जो कालखंड जो थे उसके अनुसार 4 भागों में इन्होंने ये आत्मकथा लिखी थी। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के किस भाग में अपने देश से बाहर रहकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विलियम बटलर ईट्स के साहित्य पर शोध कार्य संबंधी घटनाक्रम का वर्णन किया था, वो बसेरे से दूर, बसेरे से दूर इनकी आत्मकथा का तीसरा भाग माना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे मैं आपको लिए चलता हूं और प्रश्न संख्या आपके सामने जो है वो है 60। राजनीतिक विषय पर, राजनीतिक विषय पर आधारित, राजनीतिक विषय पर आधारित उपन्यास जिसे लेखक ने प्रथम शुद्ध बौद्धिक गद्य रचना माना है, निम्न में से वो कौन सा है। तो साथियों इसका सही आंसर जो है वो है टेढ़े मेढ़े रास्ते, और ये कृति जो है भगवती चरण वर्मा की है, भगवती चरण वर्मा की है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, हालावाद के 3 और राष्ट्रीय काव्य धारा के जो 6 कवि हैं उनको लेकर के मुझे लगता है कि जितने भी महत्वपूर्ण जो चीजें थी उसका हमने कहीं ना कहीं उनको हमने स्पर्श किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां से आपको परीक्षा में मदद मिलेगी। साथियों जो है आगे का कुछ कार्यक्रम अपना इस प्रकार का रहने वाला है कि कुछ 2 या 3 प्रश्न पत्र जो है अब जल्दी शीघ्रता से सेकंड ग्रेड के लिए फुल प्रश्न पत्र जो है उसकी योजना बना रहा हूं। थोड़ा समय किसी कारणवशात हमेशा ये रहा है मेरे जीवन में, आगे भी शायद रहेगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि कैसे भी समय निकाल करके आपको 2-3 प्रश्न पत्र संपूर्ण पाठ्यक्रम पर दूं, ताकि आपकी तैयारी जो है उसको आप जान सकें, परख सकें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।